हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी पूर्वक से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को सामान्य निर्देश देखना है तो आप लोग साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 या फिर 1 को देखिए, तो वहाँ पर सारे सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देखिए दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी या फिर वस्तु कहाँ पर होगी जिससे यह स्थितियां बन रही होगी। तो वस्तु जो स्थित होगी वह सी पर स्थित होगी, तभी जो है अवतल दर्पण पर वस्तु वास्तविक और उल्टा और समान आकार की बन रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो दर्पण और लेंस क्या होंगे ये आपको बताने हैं। तो दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल हैं, यानी अवतल दर्पण है और अवतल लेंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टि पटल। ओके, यानी हमारी जो आंख है, आंख में जो फोटो बनती है किसी की या कोई भी वस्तु की, वह दृष्टि पटल में बनती है, जो कि इस तरफ है। और ये ध्यान रहे कि किसी की भी तरफ जो प्रतिबिंब बनती है हमारी आंखों में उल्टा बनती है, लेकिन हमारा माइंड उसे सीधा रीड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को हमारी आंख की जो पुतली है वह नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि निकट निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओके, इस बात को आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर बी है वह आप लोग का सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब किसी चालक का तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो उस गतिशील कण का नाम देना है, तो उस गतिशील कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह ऊपरी मुखी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है। 2s2 प्लस O2 समीकरण 2s2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह संयोजन अभिक्रिया है, यानी दो एकल अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर आप 14 को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? यानी जो आप लोग कुरकुरे का पैकेट लेते हैं या मिक्सर का पैकेट लेते हैं, उसमें देखिएगा हवा भरा रहता है। तो वो जो हवा भरी हुई रहती है, वो कौन सा गैस होती है? तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हवा भरा हुआ, वो एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस उसमें भरी हुई रहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? जो आपके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 ऑप्शंस आप लोगों को अम्ल के दिखाए गए हैं, तो उनमें से जो है वो कौन सबसे प्रबल अम्ल है, ये आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वही आप लोग का एक प्रबल अम्ल है इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से एंटीसीड जो एक प्रकार की औषधि है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है आप लोग का कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो एक ऐसा अधातु जिसमें चमक होती है, उस अधातु का नाम है आयोडीन। यानी आप अपने घर में अगर आप देखोगे नमक, तो देखिएगा नमक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है, तो वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है दोस्तों, वह है CnH2n माइनस का 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकारात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रकारात्मक समूह है, वह है COOH। ओके, ये डैश आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ आप लोग का, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो भोजन का स्थानांतरण जो है वह फ्लोएम में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वह 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन है, वह आप लोग का सही हो जाएगा। इंसुलिन जो हार्मोन है, वह रुधिर में जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोग का 27 नंबर, अच्छे से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? इसका जवाब हो जाएगा बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका कुछ नंबर इंक्रीज हो जाए मैट्रिक में आने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वह फेलोपियन नली में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र मिलते हैं वह है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा XY। ओके। और अगर हम मादा में बात करें या फिर महिला में बात करें तो उसका हो जाएगा XX। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके।
अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो खंड खा का अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आए हुए थे तो कोई बात नहीं, यहाँ से वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास वर्मा टुडे का ये मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा दिए जाएंगे सब्जेक्टिव के। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचें जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा फोकस, ये प्रकाश केंद्र। ठीक है, ये प्रकाश केंद्र और ये हमारा फोकस के बीच में ये इसको रखा गया। इधर हमारा एक होना चाहिए था सी, जो कि है ही नहीं। ठीक है, इधर रहता तो शायद बातें हम लोग को बन जाती। ये किताब हम लोग को जो दिया हुआ है अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भूलिएगा नहीं। इससे लगभग कितना आपकी किताब में अगर हम जाएं साइंस की किताब में तो मुझे लगता है कि 6-7 क्वेश्चंस इसके रहते हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस करके उत्तल या अवतल का 2-3 है और एक कोई ऐसा है जिसमें उत्तल या अवतल का हो जिसमें ज़्यादा है, उसको अच्छे से ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमेशा आता है एक, इसीलिए इसे ज़रूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्या दिया है कि रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम लिखें। तो रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम है छड़नुमा और शंकुनुमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए क्या लिखा है। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं? एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये इसको लिख देंगे और एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया कराई गई, उसमें से 2NO हो गया और इसमें से -43.2 किलो कैलोरी जो है बाहर निकल गया। ठीक है, यानी इसका ऊष्मा का अवशोषण हो गया। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसमें कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उसमें जुड़ती है ऊष्मा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके साथ जो ऊष्मा आई, जो गर्मी आई, वह 94.45 किलो कैलोरीज आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 34 कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो सुनिए कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। ओके, समझ गए आप लोग क्या बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो एक ही कारण निकलता है कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बना ही नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन बनते ही नहीं। इसी कारण से इसमें अम्लीय व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मानव के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां होती हैं, इसमें उत्पन्न होने वाले रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। सिंपल भाषा में आपको एक ही बात बोल सकते हैं कि हम लोग जो जटिल जटिल जो भोजन हम लोग खाते हैं, यानी जो कठोर भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको पचाने की जो मुख्य भूमिका का जो वर्क करता है वह लार करता है, जो हमारे मुंह से 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां निकलती हैं, जो है उससे निकलती है। और उस जो एंजाइम है या जो वो रस है उसका नाम है टाइलिन, आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन को देखिए तो क्या लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। देखता प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है, लेकिन अगर उसी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता उसी को हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। यानी टहलना एक ऐसी क्रिया है और जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित एवं परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया कब होता है, जैसे मान के चलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये चीज को समझाया था। अगर एक आग की भट्टी यहाँ से आग जल रही है, आप इधर से आए, आप अनजाने में आए, आपने हाथ यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर चला गया, आप झोला गए, अचानक से आपका हाथ जला और आप अपना हाथ को बाहर फेंक दिए, तो ये अचानक से हुई, यानी इसमें नियंत्रण आपका नहीं था।
इसी को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। नियंत्रण ही नहीं था और आपने उसको प्रतिक्रिया बहुत ही भयानक तरीका से दी, बहुत ही जल्दी दी। ये हो गया प्रतिक्रिया। लेकिन टहलना क्या है? आपको मन करेगा तो टहलेंगे, मन करेगा खड़ा हो जाने का तो खड़े हो जाएँगे, मन करेगा आपको सो जाने का तो सो, यानी वो आपके नियंत्रण पर वो काम हो रही है। ठीक है? ये है इन दोनों चीज़ों में अंतर। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को। बात करते हैं 37 क्या लिखा है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? बोलते हैं कि बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत में पाए जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु के फटने पर दूर दूर तक उड़ कर चले जाते हैं। वहाँ वे पुनः नए-नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग स्पाइरोगायरा बोल सकते हैं। ठीक है? यानी सिंपल भाषा में बात करें, यदि किसी दूसरे पार्टनर की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये लोग अपने में ही ये सारी क्रियाएँ हो जाती हैं इन लोगों को, इसलिए इन लोगों की जनसंख्या अपनी तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। बहुत ही सुपर क्वेश्चन अब हम लोग का आने वाला है। लिखा क्या है कि जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होगा? इसका जवाब है जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कि कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों के वश्य ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः वे रसायन रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहां मनुष्य के वश्य ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है? और इसका जवाब आप लोगों को निकलता है हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका जो अथवा का जो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ओजोन क्या है तथा इसे किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आपको जवाब देना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है यानी इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो O3 होता है। इसका एक आणविक ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र अणुसूत्र O3 है जो कि मैंने आपको पहले बताया। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाता है तथा उसमें परमाणु ऑक्सीजन में संयुक्त होकर ओजोन का अणु बनाता है। ठीक है? बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणें आई तो ये आराम से दो ऑक्सीजन थी, एक एक में टूट गई यानी परमाणु ऑक्सीजन हो गई। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ यानी एक ऑक्सीजन के साथ डबल ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन है वो जुड़ा तो ओजोन परत बन गया। यानी ओजोन सूर्य से आने से पृथ्वी तक वाले घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के पारितंत्रिकों यानी पारितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। इससे इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती हैं। यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है? अब हम लोग अच्छे से इसके सारे पॉइंट को समझते हैं जो चीज़ लिखा हुआ था। बात करते हैं सबसे पहले ओजोन क्या है? बोलते हैं कि ओजोन एक ऑक्सीजन का समस्थानिक है जो कि ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणुसूत्र आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है। बात करते हैं इसका करता क्या है ये? तो बोलते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण जो होते हैं, किरणों को ये रोकता है और उसे तोड़ देता है उसको और अपने से होकर के ये गुजरने देता है जिससे कि चीज़ों को बहुत हद तक ये कंट्रोल में कर लेता है जो पराबैंगनी किरणें होती है वो। अगर बात करते हैं जो पारितंत्र में इसकी क्या भूमिका निकल कर के आती है, तो यही सबसे खतरनाक चीज़ है कि जो पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी में आ रही होती है ना, उसके विकिरणों को ये सोख लेता है और पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देता। इस प्रकार जो पारितंत्र की सुरक्षा का छतरी का काम करता है। अगर ये नहीं आता तो ये अत्यंत हानिकारक होता। क्या होता? सबसे पहले तो हम लोग को ये जो स्किन कैंसर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता लोग यानी त्वचा कैंसर इतना खतरनाक होता है कि सबकी जो आप जो चमड़ी आप अपना देखते हैं, और जो त्वचा देखते हैं वो फट जाती है और खून उससे बाहर तुरंत बाहर निकलने लगता है। यहाँ तक कि मोतियाबिंद हो जाता है, आपको कुछ दिखता ही नहीं आपको, यानी आप जिसको अंधरा बोलते हैं ना वो हो जाता।
अरे बहुत बड़ा-बड़ा भयानक बीमारियाँ उत्पन्न होती और यहाँ तक कि जो पेड़-पौधों की जो पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती, बायोडायवर्सिटी पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। ये इतनी भयानक चीज़ें हैं पराबैंगनी किरण, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। खंड ग में क्या लिखा हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको देख सकते हैं कि आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ठीक है? भाई साहब अच्छे से समझते हैं इसको। क्या लिखा है कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से किसी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है आपको। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर u बराबर माइनस का 7 सेंटीमीटर दिया है। H1 की बात करते हैं 7 सेंटीमीटर, F की बात करते हैं तो माइनस 18 सेंटीमीटर और V बराबर वाट और ST बराबर वाट। ये आपको निकालना है। बात करते हैं दर्पण का सूत्र प्रयोग करोगे तो यही इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से पुट करने के बाद भी का मान आता है माइनस का 54 सेंटीमीटर। आवर्धन इसके निकालते हैं यानी वस्तु की स्थिति जब हम लोग निकालते हैं या इसका आकार तो माइनस का 2 सेंटीमीटर यानी इसकी उल्टा बन रहा है ये, ठीक है। फिर उसी चीज़ों में जब हम जाते हैं तो H2 का जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आता है माइनस का 14 सेंटीमीटर। प्रकृति में अगर आपको बोलेगा तो चूंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो वास्तविक तो होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। आकार की बात कर 14 सेंटीमीटर का होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कारण है चूंकि जो वस्तु की आकार जो थी वह 7 सेंटीमीटर पहले थी और अभी जो वस्तु के आकार है वह 14 सेंटीमीटर है। या तो यहाँ से बोल सकते हैं वस्तु से बड़ा है तो वस्तु से 2 गुना भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया करता है। लिखा है कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो बोलते हैं किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात की चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। बात करते कैसे लिखेंगे? बोले प्रकाश की चाल को अगर लिख दिया जाए बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम लिख दें तो उससे जो डिवाइड करेंगे वही हमारा निकल के आ जाएगा अपवर्तनांक। इसका अर्थ यही है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है, ठीक है। आप अच्छे से इसको देखिएगा। आपके पास एक साइंस में जब चले जाइए किताब में सारा कौन सा कितना यानी हवा में कितना तेज चलती है प्रकाश की गति, कांच में कितना चलता है, पानी में कितना चलता है, ये सब आपको वहां पर लिखा हुआ रहेगा। उस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो हीरा का भी आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन है, सबसे कम, और नीले रंग का कम पर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है जिसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता। ध्यान से सुनिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है ये जवाब देना है। इसका जवाब यही निकलता है कि जब भी सूरज का प्रकाश हमारे वातावरण में इंटर करता है, इंटर करने के बाद जब दिन होती है यानी हम सूर्यास्त और सूर्योदय की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी जब दिन होती है तो उस टाइम अगर आकाश पूरा सफा हो यानी बादल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो नीला दिखाई देता है। जिसका कारण निकल करके आता है कि उस टाइम लाल रंग का अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका कम प्रकीर्णन हो जाता है और जो नीला रंग का जो तरंग दैर्घ्य कम होता है लेकिन प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है यानी फैलाव ज्यादा हो जाता है इसकी, जिसके वजह से हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिखा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। पहला है ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग होना, तो CaCO3 तो ऊष्मा इंक्लूड कर दिया तो आ गया CO प्लस का CO2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा, ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग होता है यानी AgCl प्रकाश ऊर्जा 2Ag प्लस Cl2। फिर अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघटन का तो 2S2 प्लस O2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा
43 ये लिखा अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं जबकि वर्षा जल होता है? तो बात करते हैं वर्षा के जल में, वर्षा के जल की पीएच का मान जो होता है 5.6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, तो वर्षा के जल के का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, उसी को वर्षा जल कहते हैं। और आश्रित जल में H प्लस आयन अलग नहीं होते हैं। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, यानी आश्रित जल में क्या होता है, एक शुद्ध पानी हो जाता है और शुद्ध पानी होने की वजह से H प्लस आयन रहता ही नहीं है, अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन वर्षा जल में क्या होता है, अम्ल होता है, उसके साथ बहुत सारा अशुद्धियां मिल जाती है हमारे वातावरण से, जिसकी वजह से उसमें आयन की उपस्थिति हो जाती है, तो वर्षा जल में विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चंस को देखें तो लिखा हुआ है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इसका जवाब है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करते हैं बी नंबर पॉइंट लिखा आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को लिखें। तो बोलते हैं कि ये प्राय रवादार, ठोस एवं थोड़े कठोर हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्राय जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों जैसे केरोसिन, बात करते हैं पेट्रोल, बात करते हैं बेंजीन, बात करते हैं अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालन करते ही नहीं है आयनिक यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को लिखा हुआ है 45 लिखा है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर एक जीव में नियंत्रण और समन्वय तंत्र अगर नहीं रहेगा तो वो जीव कभी भी उसकी डेड हो सकती है। इसलिए ये चीज होना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए बाकी पॉइंट को पढ़ते हैं, सारी बातें आप लोगों को मैं समझा दूंगा। लिखा है कि जीव के शरीर के अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती रहती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय से कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्यतंत्र एवं हार्मोनों द्वारा संपादित किए जाते हैं। आप लोगों ने शायद बातों को ध्यान नहीं दी, लेकिन ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है कि जो अनगिनत जो हम लोग के जो अंग हैं, जो शरीर के अंग हैं हम लोग को, इनको संचालित करने के लिए, इनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए नियंत्रण और समन्वय रहना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलता हूँ आप लोगों को एक समझाने के लिए कि मान के चलिए आपको एक सड़क है, इस सड़क में आपको ट्रैवल करना, इधर जाना है। अब आपके पास नियंत्रण और समन्वय नहीं रहेगा, तो आप अपने दोनों पैरों को आप ये नहीं बोल पाइएगा कि इधर ही जाना है। अगर नियंत्रण और समन्वय नहीं, पता चलेगा कि आप नियंत्रण और समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, एक पैर इधर जा रहा है, तो दूसरा पैर इधर खींच के लेके जा रहा है, तो आप कहीं भी जा नहीं पाइएगा। लेकिन अगर नियंत्रण और समन्वय अगर रहेगा, तो आप अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट को अपने हिसाब से संचालित करेंगे, जिससे कि वो जीव को कोई भी कार्य करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता है। 46 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो बनाया गया है। इस फोटो में इसका क्या क्या नाम है, तो ए का नाम अंडाशय है और बी का नाम बिंब वाहिनी यानी इसको फ्लोपियन नालिका बोलते हैं, ये इसका है। अगर इनमें से कार्य भी पूछा था कि बी के कोई दो कार्य बताइए, तो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है और निषेचन में सहायक भी होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खंड घ
इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 क्वेश्चन है लेकिन 5-5 के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? लिखना है कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका एसआई मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर भी निर्भर करता है। फर्स्ट बात करते हैं चालक की लंबाई पर, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, यानी आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नहीं समझेगा तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि प्रतिरोध क्या है। तो देखिए, जब बिजली आपके घर में यानी जो लाइन होगी वो ट्रैवल कर रही होगी, तो जो लाइन ट्रैवल कर रही होगी तो जो कभी तेज आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, जो यानी कम आएगी, तो उसकी विद्युत जो ट्रैवल हो रही है, तो उसको जो ज़्यादा आएगी या जो कम आएगी, जो रोकने का जो काम करता है, यानी रुकावट डालने का जो काम करता है विद्युत धारा को, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। अब उस प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। तो किन-किन बातों पे ये निर्भर करता है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है चालक की लंबाई, कि उसका लंबाई कितना है। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताना है, कि कितना है। साथ ही साथ पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है, जिसकी वजह से उसमें प्रतिरोध का काम उसी प्रकार से होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो आप लोगों को 3 यानी 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हुए हैं। इनको संयोजित करेंगे। संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, 1 ओम और 11 ओम होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे, 4 ओम आएगा। फिर आप किस प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ेंगे जो 1 ओम आएगा, और कैसे जोड़ेंगे जो इसको 11 ओम आएगा। तो सबसे पहला को सिद्ध करने के लिए आपको पार्श्व क्रम में इसको जोड़ेंगे। तो जब आप पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला यही होता है कि 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस का R2। इसको लाने के बाद आप जो ले आए, अब उसको क्या किए, यानी जो हमारा R1 माने थे किसको, 3 को, और R2 माने थे 6 को, इसके हिसाब से जोड़ लिए। और जो अब आया, तो ये जो इधर वाला जो अब बचा है, उन दोनों को किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो 4 आ गया। अब 1 आने के लिए क्या करोगे कि 1 आने के लिए ना तीनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ दिए, पार्श्व क्रम में जोड़ दिए, 1 आ गया। और तीसरा पॉइंट में क्या की कि तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो 11 ओम आ गया। ये आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको खुद करना होगा इसमें। एक क्वेश्चन किसी भी तरह से बदल के आया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बक क्या है? एक परिनालिका एक चुम्बक की भांति कैसे व्यवहार करती है? तो बोलते हैं कि विद्युत चुम्बक क्या है, तो ये पहले समझ लेते हैं अच्छे से। बोलता है वैसा चुम्बक जिसमें चुम्बक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी विद्युत चुम्बक उसको कहते हैं उतने ही देर तक उसमें चुंबकीय बल काम करता है जितने देर तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी बिजली प्रवाहित हो रही थी, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर में धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ओके, जरूर आप लोग इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिएगा। ये हमारे जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिखा है भूसंपर्क तार का क्या अर्थ है? धातु के साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो बोलता है कि भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई यानी आपूर्ति को प्रभावित नहीं करता है किसी भी प्रकार से। धातु के साधित्रों को भूसंपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पारा यानी जिसको पारद बोलते हैं,
कि एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसका नाम सीने बार है, सूत्र HgS है। इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। बहुत ही मामूली क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ये 51 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि श्वसन में श्वसन तंत्र का चित्र आप लोगों को ज़रूर बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम इसका बी देखें तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तंत्र कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया करता है। ये भी आप लोग को हमेशा को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 को अगर देखें तो लिखा हुआ है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। बोलते हैं संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। ठीक है, जीन प्रवाह तथा जीन मूल कुल को समझाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि साइंस का मॉडल सेट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग अच्छे से वीडियो को देख पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।